हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि हम कैसे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर आप अपने आसपास देखें तो आप पाएंगे कि हम ऐसे डिवाइसेस से घिरे पड़े हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है। अगर एक सेकंड के लिए मैं मान लूँ कि अभी तक इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन नहीं हुआ होता तो आप सीधे रेलगाड़ी से बैलगाड़ी पर पहुँच गए होते। तो इलेक्ट्रिसिटी का ह्यूमन लाइफ पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन भी इलेक्ट्रिसिटी के कारण ही आ पाई है। तो आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि किस प्रिंसिपल के सहारे हम इलेक्ट्रिसिटी डेट इज़ करंट को प्रोड्यूस कर सकते हैं और करंट की कौन सी फॉर्म हमें मिलती है। क्लियर है। देखिए, करंट की दो फॉर्म होती हैं, एक होती है डायरेक्ट करंट और एक होती है अल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट से आप वाकिफ हैं। अगर आप एक सेल लें और वायर की हेल्प से उसे एक बल्ब से जोड़ दें तो बल्ब ग्लो करने लग जाता है। तो जो ये करंट है बेटा उसे बोलते हैं डायरेक्ट करंट। इस पर्टिकुलर फॉर्म में ना तो मैग्नीट्यूड चेंज होता है और ना ही डायरेक्शन चेंज होती है। अगर आप गौर करें, यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने कन्वर्जन किया है केमिकल एनर्जी का इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लेकिन मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और उस पर्टिकुलर प्रोसेस में जो डिवाइस यूज़ होता है उसे बोलते हैं हम क्या, जनरेटर। और हमें वहाँ कौन सी फॉर्म मिलती है, अल्टरनेटिंग करंट फॉर्म मिलती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो खुश होने की बात यह है कि पिछले कुछ दिनों से हम इसे ही पढ़ रहे हैं, EMI। क्लियर है। तो अगर आप ध्यान से देखें EMI का प्रिंसिपल क्या है कि अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स को किसी भी क्लोज लूप से चेंज करेंगे तो वहाँ उस पर्टिकुलर लूप में क्या प्रोड्यूस होगा, करंट होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स में तीन चीज़ें होती हैं बेटा, B, A और थीटा। ठीक है, या तो आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करो या उस पर्टिकुलर कॉइल का एरिया लगातार चेंज करो या फिर B और A के बीच में एंगल चेंज करो। ठीक है, फ्राइडेज का नियम क्या है, EMF इंड्यूस कितना होगा, d/dt ऑफ फाई। क्लियर है। और करंट इंड्यूस कैसे निकालेंगे, EMF इंड्यूस डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल। इन दो केसेस को देखिए, इस पर्टिकुलर केस में मैग्नेटिक फील्ड B है और इस पर्टिकुलर केस में मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, B' है। साफ साफ दिख रहा है कि B इज़ ग्रेटर देन B'। परंतु अगर मैं कहूँ कि B' का रेट ऑफ चेंज ज़्यादा है तो आप कहेंगे कि I' मस्ट बी ग्रेटर देन I। आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि जो EMF और करंट है वो B, A और थीटा पर डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है इन तीनों के रेट ऑफ चेंज पर। क्लियर हो रही है बात। तो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए आपको दो चीज़ों की जरूरत है। पहली चीज़ है आपके पास मैग्नेटिक फील्ड और दूसरा है एक कॉइल। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पर नॉर्थ पोल है और यहाँ पर साउथ पोल है किसी भी मैग्नेट का। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे पास होंगी आपकी बेटा, इस तरीके से पास होंगी, डेट इज़ नॉर्थ टू साउथ। और आपके पास एक लूप है। ठीक है, ये लूप है और इसको मानिए ये बीच में से खाली है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी मटेरियल नहीं है और मैं उस पर्टिकुलर लूप को इस मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे रख दे रहा हूँ। ये ब्लू लाइंस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखा रही हैं और ये पर्टिकुलर चीज़ जो है वो आपको ये चीज़ दिख रही है। क्लियर है कि नहीं बात। जब आप यहाँ से देखेंगे तो आपको यही चीज़ दिखेगी, वो चीज़ मैंने यहाँ पर शो की है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इसका एरिया वेक्टर ऐसे होगा और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे है, तो इनिशियल B और A के बीच में एंगल कितना है, 0 है। अब बाहर से मैं इस लूप को क्या करना स्टार्ट करता हूँ, रोटेट करना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो स्टार्टिंग में ये लूप कुछ इस पोजीशन पर आएगा, तो ये पोजीशन मैंने ये दिखा रखी है। फिर इसको और रोटेट किया तो आपका पोजीशन ये हो जाएगी, तो थर्ड पोजीशन देखिए। फिर और रोटेट किया, फिर और रोटेट किया और इस तरीके से रोटेट करते करते आपको मैं 360 एंगल तक मैंने आपका एक रेवोल्यूशन दिखाया हुआ है। क्लियर है बात। ध्यान से देखिए, यहाँ से चले थे और रोटेट करते हुए वापस यहीं पर आए। क्लियर है। अब थोड़ा ध्यान से सोचिए बेटा, स्टार्टिंग में जब लूप इस पोजीशन में था तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें से पास कर रही थी। फिर जब ये थोड़ा सा टिल्ट किया तो अब कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से पास करने लगी, मतलब B चेंज हो गया तो अल्टीमेटली क्या चेंज हो गया, फ्लक्स। और फ्लक्स चेंज हो गया तो क्या आ जाएगा, EMF आ जाएगा। आप इसको थीटा की टर्म में बता सकते हैं कि पहले थीटा 0 था, अब थीटा लगातार चेंज हो रहा है। तो इस तरीके से भी आप डिफाइन कर सकते हैं कि फ्लक्स चेंज हो रहा है और EMF इंड्यूस होगा। क्लियर है बात आपको। तो फ्लक्स कितना होता है बेटा, BA cos थीटा। ठीक है, अब आप नोट करें बेटा, यहाँ पर फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम। यहाँ पर फ्लक्स कितना होगा, 0, क्योंकि B और A के बीच में एंगल 90 है और cos 90 कितना होता है, 0। फिर से मैक्सिमम होगा परंतु अपोजिट डायरेक्शन में, फिर से 0 और यहाँ पर फिर से मैक्सिमम। ठीक है, चलिए कुछ एंगल लेता हूँ ताकि कुछ और क्लियरिटी आए। लेट मैंने एंगल लिए 4, वैसे तो 360 तक कितने भी एंगल ले सकता हूँ, लेकिन मैं इस स्लॉट में सिर्फ 4 एंगल ले रहा हूँ। ठीक है, 0, 30, 60 और 90। 0 पर आपकी मैक्सिमम वैल्यू आई BA। जब मैं एंगल 30 पुट करता हूँ बेटा तो cos 30 होता है √3/2, उसको सोल्व करते हैं तो कितना आता है 0.87 और BA एज इट इज़।
cos 60 कितना होता है बेटा हाफ, तो ये आ गया 0.5 BA, और cos 90 कितना होता है 0। ध्यान से देखिए जब आपकी कोयल 30 डिग्री रोटेट कर गई तो फ्लक्स कितना चेंज हुआ, दोनों का माइनस करेंगे, दैट विल बी 0.13 BA। और जब 60 से 90 उसने रोटेट किया तो फ्लक्स कितना चेंज हुआ, 0.5 BA। तो आपके दिमाग की बत्ती चसनी चाहिए यहाँ पर कि फ्लक्स इज नॉट चेंजिंग यूनिफॉर्मली। पहले 30 डिग्री एंगल ऑफ रोटेशन के लिए चेंज ऑफ फ्लक्स कुछ और है, और अगले 30 डिग्री रोटेशन के लिए चेंज ऑफ फ्लक्स कुछ और है। फ्लक्स इज नॉट चेंजिंग यूनिफॉर्मली एज लूप रोटेट्स। क्लियर है? इट डिपेंड अपॉन एंगल। किसी एंगल के लिए ये कम है और किसी एंगल के लिए क्या है, ज़्यादा है। जब ये चीज़ कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, तो ये चीज़ वेरिएबल है, तो अल्टीमेटली ईएमएफ भी आपका क्या आएगी, वेरिएबल, और ईएमएफ वेरिएबल आएगा तो आई भी क्या आएगी, वेरिएबल। तो मैं कह सकता हूँ कि इंड्यूस ईएमएफ और करंट विल नॉट बी कांस्टेंट, इट मस्ट बी वेरिएबल। और जब ये कांस्टेंट नहीं है तो ये डायरेक्ट कभी भी नहीं हो सकती। क्लियर हो रही है बात? जो अभी तक हमने देखा है उसको एक ग्राफ की हेल्प से समझते हैं बेटा। देखिए जब आपका एंगल 0 है तो फ्लक्स मैक्सिमम है, और एंगल जब 90 है तो फ्लक्स 0 होगा। 180 पर फ्लक्स मैक्सिमम होगा परंतु अपोजिट डायरेक्शन में, 270 पर फिर से 0, और 360 पर फ्लक्स फिर से क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। परंतु हमें फ्लक्स से कोई मतलब नहीं है, हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स से मतलब है। ठीक है, अब याद कीजिए क्लास 11th को बेसिक मैथमेटिक्स से, अगर आपको ग्राफ के किसी भी एक पॉइंट पर उसका रेट ऑफ चेंज देखना है तो आप क्या खींच दीजिए, टेंजेंट खींच दीजिए, और टेंजेंट का एंगल मेजर कीजिए इस एक्सिस के साथ। क्लियर है? तो अगर मैं यहाँ पर टेंजेंट खींचूँ तो ये एंगल कितना बन रहा है, 0, और यहाँ पर एंगल क्या हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है। मतलब यहाँ पर फ्लक्स के चेंज होने का रेट सबसे ज़्यादा है और यहाँ पर फ्लक्स के रेट होने का चेंज सबसे कम है। तो इसके क्रोस्पोंडिंग ईएमएफ कितना आएगा, 0, और इसके क्रोस्पोंडिंग ईएमएफ कितना आएगा, मैक्सिमम। तो अगर मैं उन सभी पॉइंट को प्लॉट करूं तो ये ईएमएफ का कर्व आ जाएगा बेटा। ठीक है, यहाँ पर मैक्सिमम मिलेगा, यहाँ पर 0, यहाँ पर भी बेटा ईएमएफ 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव में फ्लक्स मैक्सिमम है और वहाँ पर पॉजिटिव में मैक्सिमम है। तो ईएमएफ का कर्व कुछ इस तरीके से आएगा बेटा। ठीक है, अब जो ग्राफ से समझा है उसको मैं मैथमेटिकली भी समझा सकता हूँ। फ्लक्स कितना होता है बेटा, BA cos थीटा। ठीक है, थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा टी। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी जो मैं बाहर से दे रहा हूँ इस लूप को रोटेट करने में। ठीक है, तो अगर मैं ईएमएफ निकालूं तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, n d∅dt। n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है किसी भी पर्टिकुलर लूप की। b ये कांस्टेंट है, ना तो b चेंज हो रहा है और ना ही एरिया ऑफ द कोयल चेंज हो रहा है। अल्टीमेटली चेंज क्या हो रहा है, थीटा। तो इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो d/dt ऑफ cos ओमेगा टी। ठीक है, कोस का कितना आएगा डिफ्रेंशिएशन, माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, फिर इस पर्टिकुलर एंगल का होगा और ओमेगा क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा। इस पर्टिकुलर को मैंने क्या बोला है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ, दैट इज E0। ठीक है, तो ये वैल्यू होगी कितनी बेटा, अगर मैं बात करूँ ये वैल्यू होगी आपकी NBAW। क्लियर है बात? अगर आप ध्यान से देखें ईएमएफ आपका वेरिंग नेचर का है, मतलब ना तो उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है और ना ही उसकी डायरेक्शन कांस्टेंट है। और जब आप करंट निकालेंगे तो आप अल्टीमेटली क्या करते हैं, ईएमएफ को रेजिस्टेंस से डिवाइड करते हैं। तो आपका जो करंट आएगा उसका ग्राफ भी कुछ ऐसा ही होगा, परंतु उसका जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है वो कितना होगा, E0/R होगा। क्लियर है बात आपको? और E0/R को मैंने क्या लिख दिया है, I0। समझ आ रही है कि नहीं आ रही बात? तो आप देख सकते हैं कि जो करंट आपको मिला उसका मैग्नीट्यूड कैसा था, आपका चेंज हो रहा था और साथ के साथ डायरेक्शन चेंज हो रही थी। मतलब इस पर्टिकुलर प्रोसेस में आपको करंट कैसा मिलता है, अल्टरनेटिंग नेचर का मिलता है। क्लियर है? एक और बात, ओमेगा को क्या लिख सकते हैं बेटा, 2π/T। ठीक है, और 1/T क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। तो कई बार आपको इक्वेशन किस फॉर्म में मिलेगी, I = I0 sin 2π/T। तो आप समझ जाएंगे। क्लियर है? व्हाट इफ ओमेगा इज डबल? ओमेगा क्या था, बाहर से मेरे द्वारा दी गई एंगुलर वेलोसिटी। अगर ओमेगा डबल कर देंगे तो ध्यान से देखिए ईएमएफ भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। क्लियर है? ईएमएफ डबल हो जाएगा तो करंट भी क्या हो जाएगा, आपका डबल हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात आपको? और आप देखो अगर ओमेगा को ज़्यादा करोगे तो कोयल जल्दी जल्दी रोटेट करेगी, तो जो साइकिल T टाइम में पूरी हो रही थी वो कितने में होगी, T/2 में, क्योंकि जो स्पीड है वो क्या हो गई है, डबल हो गई है, और उसका एम्पलीट्यूड भी कितना हो जाएगा, प्रीवियस से 2 टाइम्स। क्लियर है बात आपको? तो बेटा आज हमने सीखा AC जनरेटर, और उसमें आपने देखा जब आप मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करना चाहते हैं तो नेचर आपको कैसा करंट प्रोवाइड करवाती है, अल्टरनेटिंग टाइप का। क्लियर है? इस टॉपिक को अच्छे तरीके से कीजिए, ये बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।